वेलकम करता हूं जितने भी हमारे डियर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको एक नए वीडियो का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में स्वागत करता हूं। और यह वीडियो नंबर 21वां है और यूनिट नंबर 5 आप लोग जानते हैं कि कॉन्जेंटल डिसऑर्डर यानी जन्मजात रोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जन्मजात रोग होता क्या है, उसमें लगभग मैंने 12-14 जो है लिस्ट भी आप लोग को बता दिया था और उसमें एक बीमारी पर हम लोग डिटेल से चर्चा भी कर चुके हैं, स्पाइना बाइफिरा के बारे में। तो अगला जो कॉन्जेंटल डिजीज है वह है हमारा हाइड्रोसेफलस, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हाइड्रोसेफलस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हाइड्रोसेफलस भी एक जन्मजात रोग ही है जो आपके पूछ सकता है लक्षण, कारण, निदान सब चीज़ पूछ सकता है। तो चलिए इसके जो है टोटल चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, हाइड्रो जो है सेफलस को, हाइड्रो मतलब क्या होता है, लगभग जल। ठीक है, और देख लीजिए तो इसी को जो है जो हम लोग जल शीर्ष कहते हैं। ठीक है, जल शीर्ष इसी को कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए देखते हैं जल शीर्ष होता क्या है। माय डियर, इसका शाब्दिक अर्थ है मस्तिष्क में पानी भर जाना। हाइड्रोसेफलस का एक मीनिंग में समझिए तो हाइड्रोसेफलस का मीनिंग होता है कि मस्तिष्क में पानी भरा होना। ठीक है, पानी भर जाना। अब ये पानी क्यों भर जाता है, तो माय डियर सेरेब्रो स्पाइनल द्रव जो होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, CSF द्रव, इसके उत्पादन व अवशोषण में असंतुलन के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में असमान रूप से CSF के इकट्ठा होने को जल शीर्ष कहते हैं। इसमें नवजात का सिर जो है असमान रूप से बड़ा दिखाई देता है। माय डियर, अब आपको बता देते हैं दो कंडीशन होता है। ठीक है, ब्रेन में सूजन होने का जन्मजात रोग में दो कंडीशन होता है। एक को जो है होता है हाइड्रोसेफलस जिसमें जल भरा होता है, यानी जल कहा जाए तो CSF भरा होता है ब्रेन में। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है वह होता है सेफलोहेमेटोमा। क्या चीज़, सेफलोहेमेटोमा। सेफलोहेमेटोमा का मतलब होता है कि रक्त में मस्तिष्क में रक्त का इकट्ठा होना। ठीक है, और यह जो है बच्चा में होता है और यह दोनों ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तब जाके यह फिर जो है समस्या वाली बात होती है। ठीक है, बाकी देखिए हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है कि हाइड्रोसेफलस का मतलब होता है, देखिए चाहे आपसे सेफलोहेमेटोमा पूछ ले या फिर हाइड्रोसेफलस पूछ ले, दोनों का मीनिंग वही होगा। एक में होगा जो ब्लड इकट्ठा होगा वह सेफलोहेमेटोमा होगा और एक में होगा जो CSF इकट्ठा होगा उसे हाइड्रोसेफलस कहते हैं। और यह कहाँ इकट्ठा होगा, मस्तिष्क में। ठीक है, तो जल शीर्ष का मतलब होता है, इसका नॉर्मल सी शाब्दिक अर्थ है कि मस्तिष्क में पानी भर जाना। अब ये पानी कब भर जाता है, तो जो हमारे चूँकि हम लोग जानते हैं हमारे ब्रेन में, ब्रेन से लेकर स्पाइनल तक जो है हमारा CSF द्रव भरा है। ठीक है, अब यह द्रव में होता है कि उत्पादन जो इसका जो प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन के साथ साथ में जो ऑब्जर्प्शन होनी चाहिए, जो अवशोषण होनी चाहिए, उसमें असंतुलन हो जाता है। अब जैसे ही असंतुलन होता है, मानिए कि जो है किसी एक एज फॉर एग्जांपल मानिए कि कोई चीज़ जो है अपने अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता जो है 2.5 लीटर है। ठीक है, 2.5 लीटर है। दिन भर में वह किसी चीज़ को 2.5 लीटर जो है ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर सोख लेता है, अवशोषण कर लेता है अपने अंदर। कोई भी चीज़ है जो द्रव को अपने अंदर अवशोषण कर लेता है। ठीक है, लेकिन दिन भर में 2.5 करता है, लेकिन दिन भर में प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लीटर हो गया। लेकिन क्षमता कितना है अवशोषण करने का, 2.5 लीटर ही। तो वो तो आधा लीटर तो फालतू ही हो रहा है, 2.5 लीटर तो अब्जर्प्शन कर लेगा, लेकिन दिन भर का बच जाएगा आधा लीटर जो एक्स्ट्रा है। तो यही बनने मतलब उत्पादन होने और अवशोषण होने में असंतुलन के परिणाम स्वरूप होता यह है कि CSF का इकट्ठा जो है शीर्ष में मस्तिष्क में होने लगता है असमान रूप से, और इसी को हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें जो है असमान रूप से उसका सिर जो है बड़ा दिखाई देने लगता है और यही हाइड्रोसेफलस हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए
अब फिगर के माध्यम से भी आप लोग देख लीजिए, यह बच्चा है, इसका देख लीजिए कितना गोला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका ब्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका डायमीटर, इसका जो गोला है, यहाँ पे इसका पूरा गोला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका ब्रेन जो है लंबा हो गया है और इसका ये देख सकते हैं अंदर वाला भाग मोटा हो गया है। ये कितना पतला है, ये मोटा हो गया है। मतलब इसमें जो है प्रेशर के कारण, इसमें दबाव बढ़ने के कारण CASF इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण यह मोटा है। और जब यह मोटा हो गया है तो देख सकते हैं यह शरीर मस्तिष्क बड़ा भी हो गया है, इसका परिधि बढ़ गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सूजन है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे अब फिगर के माध्यम से देख लिए। अब इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, अगर मानिए किसी को ये प्रॉब्लम होगा तो उसमें लक्षण क्या होंगे। माय डियर, कारण की मैं बात बता दूं तो कारण जो आप लोग नवजात शिशु के नवजात बीमारी के जो आप लोग कारण देखे हैं ना, जन्मजात बीमारी के जो कारण देखे हैं वही कारण यहाँ पे भी हो जाएगा। चूँकि ये भी तो जन्मजात रोगी हैं तो वह कारण को यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। बाकी लक्षण चलिए शुरू करते हैं। वक्ष के अनुपात में सिर का बड़ा होना। अब होता यह है कि जो हमारा वक्ष चेस्ट होता है उसके रेशियो में जो है सिर बड़ा हो जाता है, लक्षण में दिखाई देता है। जो सिचुअर होते हैं, जो सिचर जो ब्रेन में होते हैं, जो बच्चा जब शिशु रहता है तो यह सिचुअर देखने को मिलता है। तो यह सीवन रेखाएं जो होता है यह जो है कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से जो है यह ब्रेन में आपके जो है होते हैं, इस प्रकार से यह सिचुअर होता है। 4 सिचुअर होते हैं तो यह जो है ब्रेन में होता है। तो यह सिचुअर जो है दूर दूर दिखाई देता है, नॉर्मल से अलग दूर दूर दिखाई देगा। दूर दूर क्यों दिखाई देगा, क्योंकि उसमें सूजन है, उससे आकार बड़ा हो गया है। तो वही जो है सिचुअर भी तो बाहर जो है ज़्यादा दूर पर दिखाई देगा। कपाल पर सिराएं उभरी हुई दिखाई देगी और जो आपका मस्तिष्क है उस पर जो कपाल पर जो भेन है वह मोटा मोटा दिखाई देगा। चूँकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ सूजन के कारण बढ़ जाता है तो उसमें जो है नस से दिखने लगती है, सिराएं दिखने लगती है। तो उसी प्रकार से बच्चा में मस्तिष्क पर जब पानी भर जाता है तो उसके उभरी हुई सिराएं जो है दिखने लगता है। उभरा हुआ अग्र फ्रंटल। अब होता है कि सामने वाला जो मस्तिष्क है, जो हमारा कपाल है जिसे ललाट कहते हैं, वह भी आगे की तरफ जो है बढ़ जाता है, उभरा हुआ नज़र आ जाता है और उसके अंदर में जो है आँख आ जाता है। देखते हुए किसी बच्चे का जो है एकदम मस्तिष्क बड़ा हो जाएगा, पीछे भी मस्तिष्क निकल जाएगा, आगे भी मस्तिष्क जो है उसका बढ़ जाएगा, निकल जाएगा और आँख उसका लगेगा कि धंसा धंसा आँख अंदर चला जाएगा उसका। तो इस प्रकार से जो है उसका आगे का जो फ्रंटल होता है उभरा हुआ होता है। सिर का आघात परीक्षण करने पर फूटे मटके जैसी ध्वनि उत्पन्न होता है। अब इसमें लक्षण ये होते हैं कि अगर सिर पर टक टक पर जो है थपथपाइएगा तो जो है क्रेकल की आवाज़ आएगा, ठीक है। मटके जैसे, फूटे मटके के जैसे आवाज़ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो पानी भरा है इसलिए आवाज़ आएगा, ठीक है। और आघात परीक्षण क्या होता है, थपथपा कर जो परीक्षण किया जाता है वही आघात परीक्षण होता है। ओके। आँखों में आइरिस नीचे की तरफ तथा दृढ़ पटल ऊपर की ओर दिखाई देगा। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि जब और नॉर्मल तौर पे आप देखते भी होइएगा कि किसी बच्चा का अगर सिर बड़ा हो जाता है सामान्य से तो आगे की तरफ भी उसका सिर जो है निकल जाता है, पीछे की तरफ भी निकल जाता है, लंबा उसका जो है सिर हो जाता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, अब जब आगे की तरफ अगर फ्रंटल अगर उभरा हुआ रहेगा तो आँख तो धंसा हुआ रहेगा ही रहेगा। तो ही कहता है कि आँख का आइरिस जो है वह नीचे की तरफ हो जाता है और दृढ़ पटल ऊपर की तरफ हो जाता है। ओके। आंखें नीचे झुकी लगती है तथा बालक ऊपर की ओर देख नहीं पाता है। अब होता है कि जब सामने से मस्तिष्क उभरा हुआ रहता है तो बच्चा का आंख धंसा रहता है, तो ऐसे में अगर ऊपर वो देखना भी चाहता है तो ऊपर से उसका मस्तिष्क रहता है इसलिए नहीं देख पाता है, इसलिए वह सामने का ही देखता है, ऊपर का नहीं देख पाता है, ठीक है। आगे है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से उल्टी, ऐंठन एवं भेंगापन होता है। अब चूँकि मस्तिष्क में जल इकट्ठा हो रहा है, CASF द्रव इकट्ठा है तो उसके कारण ब्रेन में क्रेनियल प्रेशर हो सकता है। मतलब जो क्रेनियल कैविटी है, जो गुहा है, वहाँ पे प्रेशर लग सकता है, दबाव लग सकता है। अब ये दबाव होने से उल्टी हो सकता है, ऐंठन कन्वल्सन आ सकता है, भेंगापन मतलब इंस्क्यूट हो सकता है, साथ में सिर दर्द हो सकता है। तो ये सब जो है आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर के दबाव से बढ़ने से होता है, ठीक है।
और भी कुछ जो है लक्षण दिखाई देते हैं, देख लीजिए। जैसे तीखी आवाज़ में, बच्चा को तीखी आवाज़ में रोएगा क्योंकि इस समय उसे एंठापन होगा, दर्द होगा मस्तिष्क में प्रेशर लगने से, ठीक है। तो तीखी आवाज़ में रोगा। बालक दूध पान ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे तो पेन रहेगा मस्तिष्क में, तो कैसे वह दूध पान स्तनपान कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद है मानसिक विकार एवं अस्पाष्टिक पक्षाघात। अब हो सकता है इसके समस्या से लक्षण में उसे मानसिक विकार भी आ जाए, मेंटल डिसऑर्डर, या अस्पाष्टिक पक्षाघात भी हो जाए, ठीक है, यानी शॉक भी लग जाए, पैरालिसिस भी हो सकता है। कम नाड़ी दर व श्वसन दर। अब इस अवस्था में बच्चा का नाड़ी दर कम जाता है, श्वसन भी जो है कम जाता है, ठीक है। तो यह सब कुछ जो है लक्षण है, मैंने लक्षण बता दिया। मेन लक्षण यही ऊपर वाला सब है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि सिर का जो है सिर का व्यास जो है बढ़ जाता है, सीवन रेखाएं दूर दूर हो जाता है, कपाल पर उभरी हुई सिरा दिखता है, उभरा हुआ आगे का जो है ललाट हो जाता है उभरा हुआ, ठीक है। सिर का आघात परीक्षण करने पर, मतलब थपथपाने पर सिर पर मटके जैसी आवाज़ आती है। आँखों में परितारिका नीचे की तरफ हो जाता है, दृढ़ पटल ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ओके। आंखें नीची हुई लगती है तथा बालक ऊपर की ओर नहीं देख पाता है। इंट्राक्रैनियल बढ़ने से, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से उल्टी होता है, ऐंठन होता है, स्क्यूंट आता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, जिससे बच्चा तीखी हुई आवाज़ में रोएगा। बालक दूध पान नहीं कर पाएगा, मानसिक विकार हो सकता है, कम नाड़ी व श्वसन दर हो सकता है। तो बच्चा में यह सब लक्षण पाया जाएगा जो CSF के बढ़ने के कारण होगा, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस, निदान क्या होगा? इसका डायग्नोसिस बड़ी आम बात है, चलिए हम इसके डायग्नोसिस को देखते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस में सबसे पहला हम सिर का परिमाप लेंगे, सरकमफ्रेंस, ठीक है, मतलब फीता से हम लोग नापेंगे कि एक नॉर्मल बच्चे में जितना सिर का परिमाप होनी चाहिए डायमेंशन, उतना यह CSF बच्चे में है या नहीं है। अगर सिर अनुपात से ज़्यादा परिमाप लगेगा तो समझेंगे कि इसका जो है प्रॉब्लम यही है, ठीक है। एक्सरे, ठीक है ना, एक्सरे जो है आपको क्या होता है एक्सरे करवा सकते हैं खोपड़ी का, CT स्कैन जो है करवा सकते हैं, ओके। वेंट्रिकुलोग्राफी, ठीक है, जो वेंट्रिकल होता है यह वेंट्रिकल के वेंट्रिकुलोग्राफी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यही कुछ जो है निदान है, कुछ खास निदान है नहीं, बस सरकमफ्रेंस, एक्सरे, CT स्कैन, वेंट्रिकुलोग्राफी, यह याद रखिएगा निदान में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके लिए उपचार क्या है, मान गए किसी बच्चा में अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, CSF इकट्ठा हो जाता है, उसका सर बड़ा दिखने लगता है, बच्चा को परेशानी होने लगता है, तो आखिर इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा, है तो यह जन्मजात रोग ही, लेकिन कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो होगा। तो अगर ICP को कम करना हो, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करना हो, जो CSF के बढ़ने से प्रेशर दिमाग पर लगता है, मस्तिष्क पर, तो इस ICP को कम करना हो तो उसके लिए हम लोग मेनिटोल देते हैं और फुरसामाइड देते हैं, जो क्या करता है कि शरीर से अत्यधिक तरल को निकालता है और जहाँ भी प्रेशर लगता हो उसको कम करता है, ठीक है। तो यह प्रेशर को कम करता है मेनिटोल और फुरसामाइड, ठीक है। चलिए दूसरा है आवश्यकता पड़ने पर जो है गंभीर स्थिति में इसका हम लोग सर्जरी भी करते हैं, जैसे वेंट्रिकुलोप्लास्टी। क्या होता है, जो वेंट्रिकल होता है इसमें उसको जो है वेंट्रिकुलोस्टोमी की जाती है। क्या की जाती है, देखिए नाम रखिए, वेंट्रिकुलोस्टोमी, ठीक है, वेंट्रिकुलोस्टोमी याद रखिएगा। सर्जरी में वेंट्रिकुलोस्टोमी या कोरोइड प्लेक्सोटोमी होता है, ठीक है, कोरोइड प्लेक्सोटोमी या वेंट्रिकुलोस्टोमी, यही दो सर्जरी याद रखिए। तीसरा है लंबर पंक्चर के द्वारा CSF की निकासी की जाती है। अब लंबर पंक्चर आप लोग को पढ़ना है, पढ़िएगा LP, जिससे होता है कि स्पाइनल जो होता है ना, स्पाइन से जो CSF होता है, इसको निदान के लिए या अत्यधिक CSF के निकासी के लिए हम लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर एरिया में जो है स्पाइनल में इंजेक्शन के द्वारा CSF फ्लूइड को निकालते हैं, ठीक है।
जो क्या होता है, अब चूँकि हम लोग जानते हैं CSF ब्रेन में भी है और हमारा स्पाइनल में भी है, तो CSF को निकासी से जो है CSF के निकासी करने पर कमेगा तो दबाव कम लगेगा, ठीक है। और अगर मान गए अगर काम नहीं कर रहा हो तो शंटिंग किया जाता है। अब शंटिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। शंटिंग होता यह है कि जो ब्रेन में पानी भरा है ना CSF, तो इसमें एक पतला सा नली डाला जाता है सर्जरी के द्वारा, ठीक है। एक पतला सा नली डाला जाता है वेंट्रिकल में। अब नली डालकर क्या किया जाता है कि इस नली को जो है पेट में लाया जाता है, पेट में जोड़ा जाता है, ठीक है। इससे यहाँ पे नली में इस खोपड़ी में डाल दिया नली, पतला नली, ठीक है। अब इस नली को क्या करता है कि पेट में लाकर ज्वाइंट कर देता है। होता यह है कि इसमें जो भी पानी इकट्ठा होता है या ज़्यादा बनता है पानी, तो इस ट्यूब के द्वारा यह पानी पेट में आ जाता है, ठीक है। और पेट के बाद जो है पाचन से बाहर निकल जाता है। तो यह जो है शंटिंग, यही शंटिंग होता है, ठीक है। जो मस्तिष्क में लगाकर पानी वाले जगह पर एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया जाता है पेट में, और वह पानी सब पेट में आ जाता है, जिससे यह मस्तिष्क का जो पानी है कम जाता है और बच्चा का सिर जो है नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो यह शंटिंग होता है। ओके, चलिए उपचार को समझ गए कि लंबर पंक्चर के द्वारा CSF निकाला जाएगा, या शंटिंग किया जाएगा, या वेंट्रिकुलोस्टोमी हो सकता है, या क्रोइड प्लेजोटोमी होगा, या फिर यूँ कहा जाए तो प्रेशर कम करने के लिए मेनिनटोल या फुरसेमाइड दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा उपचार, समझ गए। चलिए सर्जिकल पूर्व नर्सिंग देखभाल। अब आपसे नर्सिंग देखभाल पूछेगा कि बताइए कि हाइड्रोसेफलस में कौन सा सर्जरी होता है, सर्जरी के बाद और सर्जरी के पहले जो है देखभाल बताइए, ऐसे आपसे पूछ सकता है, या नर्सिंग प्रबंध पूछ सकता है। तो चलिए नर्सिंग प्रबंध में सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद का नर्सिंग देखभाल देखते हैं। यहाँ पे है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है, ठीक है। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर है मतलब पहले का, ठीक है। बढ़े हुए ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर, यहाँ पे ICP होगा, आई होगा, चिन्हों को आकलन करना चाहिए। अब ICP में क्या क्या होता है, इस चिन्ह को आपको जो है देखना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा। ICP बढ़ने पर सिर का परिधि बढ़ता है, मतलब सिर बड़ा दिखेगा आपको। धीमी श्वसन गति, धीमा हो जाएगा। व्यवहार में बच्चा का परिवर्तन आने लगेगा। सीवन रेखाएं जो है खींचा हुआ दूर दूर दिखाई देगा, ठीक है। सिर दर्द होगा, ओके। और तो ये सब का आकलन करना चाहिए, ठीक है। सर्जरी से पूर्व जो है आपको ICP जो बढ़ा है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इसको जो है आकलन करना चाहिए। अब आकलन में क्या क्या हो सकता है, तो सीवन रेखाएं दूर दूर खींचा हुआ हो सकता है, श्वसन गति धीमा हो सकता है, व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, सीवन रेखाएं का आकार जो है अलग अलग खींचा हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ठीक है, सिर का परिधि बढ़ा हो सकता है। तो ICP बढ़ने से ये सब चीज़ें हो सकता है, ठीक है। अब जाहिर सी बातें हैं, मस्तिष्क में पानी बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो उसमें तनाव आएगा, तो सीवन रेखाएं दूर दूर होगा, नसें उभरी हुई दिखाई देगी, ठीक है। उस प्रेशर पड़ेगा तो दर्द होगा। तो यह सब ICP बढ़ने से होता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे बालक का वाइटल साइन, रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर, यह सब हमेशा चेक करते रहेंगे, ठीक है, सर्जरी से पहले। बच्चे को त्वचा एवं त्वचा की सलवटों को विशेष ध्यान रखें, त्वचा को स्वच्छ व सूक्ष्म बनाकर संक्रमण से बचाएं। अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा का जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है, बहुत कोमल होता है, तो उसको शुष्क और संक्रमण से बचा कर रखना होगा, ठीक है। बच्चे को उठाते समय गर्दन, कंधे व सिर को सहारा दें। अब बच्चा को जब भी आप उठाएं तो उसके लिए आप उसके गर्दन में, उसके कंधे को और सिर को सहारा देकर उठाएं, ठीक है। बालक को पर्याप्त पोषण आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे, उसे बिठा कर खिलाएं। अब बच्चा को क्या करें कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसे जो है पोषण दे और उसे उठा कर यानी बैठा कर जो है पोषण देना चाहिए, ठीक है, चाहे आप स्तनपान ही क्यों नहीं करा रहे हैं, ठीक है। बालक की व्यक्तिगत स्वच्छता को बिल्कुल बनाए रखें, ओके। उसके बाद है प्रत्येक जो है 2 घंटे के बाद जो है बालक की स्थिति बदलते रहे, ठीक है ना। निरंतर स्थिति बदलने से बालक को बेड सोर व हाइपोस्टैटिक निमोनिया होने से बचा जा सकता है, समझ रहे हैं, इसीलिए स्थिति बदला जाता है। आगे है बालक की सभी प्रकार के जांच, निदान व दैनिक देखभाल के लिए पालकों को सम्मिलित करें। पालकों मतलब उनके गार्जियन को सम्मिलित करें देखभाल में। बालक
बालकों को परिजनों को मनोवैज्ञानिक सहारा दें। ठीक है, सर्जरी से पूर्व है तो अब बताइए 9वें पॉइंट में हमने कहीं नहीं बताया कि परमिशन जो है लेना है, तो परमिशन तो आपको लेना पड़ेगा, तो यह भी लिखेंगे, जबकि मैंने नहीं बताया। तो आपको लिखना पड़ता है, मैं बताऊं या नहीं बताऊं, लेकिन जो उसमें होगा वह आपको खुद से भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 9 पॉइंट हमने बता दिया, लेकिन अभी तक बताया ही नहीं कि सर्जरी के बारे में उनको परिजनों को जो है जानकारी देंगे। ठीक है, सर्जरी के बारे में जो है जटिलता के बारे में बता देंगे। ठीक है, सर्जरी के बारे में जो है मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करेंगे। ठीक है, उसके बाद सहमति प्राप्त करेंगे, सभी प्रकार के जांचों को इकट्ठा करेंगे। तो यह सब होता है ना सर्जरी से पहले, तो अभी तो ये सब इंक्लूड होगा, तो 14-15 पॉइंट हो ही जाएगा। तो आपको ये सब अभी इसमें लिखना है, मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, ऐसे छोड़िएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। अब बातें आती है, अब सर्जरी से पहले हम कंप्लीट देखभाल लिख दिए हैं, तो अब सर्जरी के बाद लिखेंगे कि अब बच्चा में सर्जरी हो चुका है तो हम क्या क्या अब देखभाल करेंगे। ठीक है, देखिए, जब तक बालक की होश ना आए प्रत्येक 30 मिनट के बाद वाइटल साइन को मापते रहें। जब तक सर्जरी के बाद बालक को जो है होश ना आए आप चेक करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा है बालक का शारीरिक तापमान को बनाए रखें, बॉडी टेम्परेचर को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर लॉस होने से भी बच्चा में दिक्कत आ सकता है। श्वसन मार्ग अनअवरुद्ध बनाए रखें व म्यूकस स्रावों को हटाएं। अनअवरुद्ध के मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे अवरुद्ध नहीं है, अनअवरुद्ध है। अनअवरुद्ध के मतलब कि अवरुद्ध को जो है दूर करना चाहिए, यानी श्वसन मार्ग को साफ बना के रखें और म्यूकस को हटाना चाहिए। ठीक है, बढ़े हुए आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को क्या करना चाहिए, शंट की उचित कार्य प्रणाली पर निगरानी रखें। अब जो शंट लगाया गया है सर्जरी के माध्यम से, वो शंट जो है कैसा काम कर रहा है उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। ठीक है, शंट क्या होता है बता ही दिए। यदि आईसीपी में वृद्धि हो तो शंट को निरंतरता को जांचें व उसकी वाल्व के सही कार्य करने की जांच जो है वाल्व को दबाकर करते हैं। माय डियर, अब जो ब्रेन में जो लगा हुआ जो नली है जो स्टोमक से जुड़ा हुआ है, तो मान गए इसमें जब ये नली काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इसमें पानी इकट्ठा होते जाएगा और यह जो है आईसीपी बढ़ते जाएगा। तो इससे हम समझेंगे कि हमारा जो है नली काम नहीं कर रहा है, शंट काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए इसमें जो वाल्व लगा होता है उसको दबा कर जो है हम लोग इसको जांचेंगे कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, छठा है बालक को इस प्रकार लिटाएं कि शंट वाल्व पर दबाव न पड़े। अब जहाँ भी क्रेनियल में शंट किया गया हो उस साइड से बालक को नहीं लिटाएंगे, क्योंकि उस पर दबाव पड़ेगा शंट पर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सातवां है बालक को शंट के विपरीत करवट लिटाएं, वही चीज़ें हैं। उल्टी होने पर पेट के बल लिटाएं तथा वाल्व पर दबाव न पड़ने दें। ठीक है, अब बालक को शंट के विपरीत, जहाँ भी शंट लगा है उसके विपरीत करवट लिटाएं। ठीक है, अगर उल्टी होता है तो पेट के बल लिटाएं और वाल्व को दबाव न पड़ने दें, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आठवां है शंट से सीएसएफ की निकासी सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकता अनुसार व निर्देशानुसार इसे पंप करें। ठीक है, यदि कोई जटिलता हो तो चिकित्सक को सूचित करें। अब सीएसएफ अच्छा से निकल रहा है नहीं निकल रहा है, इसके सुनिश्चित के लिए आपको निर्देशानुसार पंप करना चाहिए। निर्देशानुसार ध्यान रखिएगा, अपना से नहीं। और कोई जटिलता दिखे तो डॉक्टर को सूचित करें। ठीक है, 9वां है यहाँ पे संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर के अनुसार जो भी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं वो दे, क्योंकि सर्जरी के बाद एंटीबायोटिक दवाई चलता ही चलता है संक्रमण से बचाने के लिए। त्वचा एवं मुख को स्वच्छ रखें, साफ रखें। पर्याप्त पोषण एवं संतुलित आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे तथा धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाते जाएँ। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, 12 नंबर का पॉइंट है बालक को शांत, स्वच्छ व आरामदायक वातावरण प्रदान करें। निर्देशित हल्के दर्द निवारक औषधियाँ, शामक औषधियाँ, सीडेटिव नहीं दी जाती है। ठीक है, हल्के जो है आपको दर्द वाला दवाइयाँ दिया जाता है, ना कि जो है सीडेटिव दवाइयाँ दिया जाता है। ठीक है, बालक की देखभाल में माता पिता की सहायता बहुत ज़रूरी है, तो माता पिता से सहायता जरूर ले। तो इस प्रकार से यह सारा जो है नर्सिंग देखभाल था जो सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद है। बस आपको ध्यान में रखना है कि बालक को इसमें क्या क्या सर्जरी होता है, और उस कि शंट भी एक सर्जिकल प्रोसेस ही है, सर्जरी के बाद ही इसमें शंट जो है लगाया जाता है।
तो आपको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद कंप्लीट जो है आपको प्रोसेस जो होता है उस सबको लिखना है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए, इसके बीमारी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। बाकी इसके नीचे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने अच्छे से हाइड्रोसेफलस कवर कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।